वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज यहाँ पर हम जेनेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले। इससे पहले हम टॉपिक जो हैं कई सारे कर चुके हैं, जैसे कि बेसिक ऑफ जेनेटिक्स हम कर चुके थे। उससे पहले हमने देखा था जो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में देखा था। आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं किस तरीके से जो आपके डीएनए होता है उसका रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है, ये सारी फिनोमिना को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को हम यहाँ पर देखेंगे आज। डीएनए रेप्लिकेशन क्लियर, आपको अच्छे से जानना है डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन को हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। क्लियर, क्या होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। पहले आपने सेल साइकिल का थोड़ा सा आपको नॉलेज होगा, तो आपने देखा होगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो सेल साइकिल के एस फेज के अंदर होता है। एस फेज को हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। यहाँ पर डीएनए जो है वो एक, अगर डीएनए का कंटेंट अगर 2C है आपका, तो सेल के अंदर डीएनए डबल होकर 4C हो जाता है एस फेज के अंदर। तो यानी कि डीएनए का डुप्लीकेशन कहाँ पर होता है? एस फेज के अंदर होता है। डीएनए जनरली कैसा होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब थोड़ा सा देखें, आपने अगर वाटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में आपको थोड़ा सा पता हो, तो जो डीएनए होता है इस तरीके के डीएनए के हेलिक्स होते हैं। ये हेलिक्स है, ये डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके के हेलिक्स पाए जाते हैं। तो डीएनए के हेलिक्स जो है बहुत ज़्यादा, यानी कि 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन के बने होते हैं। 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का एक डीएनए बना हुआ है, मान लो आपका। थोड़ा सा बेसिक आप जान लें, 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है। एक जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है इसकी जो डायरेक्शन है वो 3 से लेकर 5 प्राइम है, जबकि दूसरे जो है वो एंटी पैरेलल होती है, यानी कि उसकी कहाँ से होगी? 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम की पोलैरिटी होती है। दोनों एक दूसरे से अपोजिट होती हैं। इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है, यहाँ पर ये पूरा जो इसका, यानी कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पूरी बनी हुई है, किसकी बनी हुई है? शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई होती है। शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। शुगर में पेंटोस शुगर होती है, यानी कि डीऑक्सीराइबोज होती है, और फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है शुगर फॉस्फेट के बैकबोन की बनी होती है, जबकि इनके बीच में क्या होते हैं? यहाँ पर नाइट्रोजन बेसेस है और इधर भी नाइट्रोजन बेसेस है। तो इनके बीच में नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं। थोड़ा सा आप देख लें, इसके बीच में ये नाइट्रोजन बेसेस है दोनों तरफ से, जो अंदर की तरफ इन्वर्ट हैं। अब जैसे हम देख लेते हैं नाइट्रोजन बेसिस के बेसिस पर, मान लो अगर आप मान लो कि ये एडिनिन है और ये थाइमिन है, तो दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ये ग्वानिन है, साइटोसिन है, कि दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। एडिनिन और थाइमिन के बीच में इस तरीके से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो इस प्रकार के टोटल आपके एक हेलिक्स के अंदर इस तरीके की 10 स्टेप्स पाई जाती है। 10 नाइट्रोजन बेसिस हमारे, हम ये कहते हैं कि पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। क्लियर? तो एक हेलिक्स के अंदर आपके इस तरीके से 10 स्टेप्स आपको मिलती है। थोड़ा सा और बेसिक देख ले। एक हेलिक्स का जो, यानी कि एक हेलिक्स की लंबाई जो होती है आपकी, अगर नैनोमीटर में हम देखेंगे तो 3.4 नैनोमीटर होती है, और इन 2 के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी होती है आपकी? याद रखना है, 0.34 नैनोमीटर होती है। तो ये एक बेसिक हमने देखा कि इस प्रकार का हमारा डीएनए होता है। डीएनए के अंदर क्या होती है? 2 हेलिक्स, यानी कि 2 चेन जो होती है वो हेलिकल स्ट्रक्चर में पाई जाती है। ओके, अब इसके आगे हमें देखना है कि डीएनए जो है ये डबल कैसे होगा। डीएनए का डबल कहाँ पर होता है? डीएनए डुप्लीकेशन कहाँ पर होता है? सिंथेसिस फेज, यानी कि एस फेज के अंदर होता है सेल साइकिल के। तो किस प्रकार से होता है? क्या इस डीएनए को एक साथ खोलना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। एक हमारी ह्यूमन सेल के अगर हम बात करें, यानी कि एक सेल के अंदर डीएनए कितना होता है? 1 सेल के अंदर डीएनए की लंबाई कितनी है? 2.2 मीटर डीएनए है, और हमारी सेल को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, यानी कि नेक्ड आई से हम हमारी सेल को नहीं देख सकते हैं खुली आंखों से। तो एक डीएनए उसके अंदर 2.2 मीटर है। हमारे अंदर ट्रिलियंस सेल है। कितने सेल हैं? ट्रिलियंस में सेल है, यानी कि डीएनए का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में एक सेल के अंदर इतनी एनर्जी बिल्कुल नहीं है कि वो पूरे डीएनए को एक साथ खोल दे। यानी कि डीएनए को खोलना पड़ेगा, तो कैसे खोलना पड़ेगा? थोड़े थोड़े से पार्ट में खोलना पड़ेगा। एक छोटे से पार्ट में पहले खोलना पड़ेगा, और उसके बाद में उसको क्या करना पड़ेगा? साथ में ही, यानी कि पूरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि डीएनए जो होता है वो पूरी तरीके से हम ये देखेंगे कि डीएनए का जो फॉर्मेशन होगा वो पूरी तरीके से ऐसा होगा कि जैसे खुलना शुरू हुआ और वैसे ही बनना शुरू हो जाएगा, तभी जाकर पॉसिबल है, वरना बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको खोल पाएगा ही नहीं। एक सेल के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो टोटल क्या कर सकते हैं? डीएनए को खोल पाएँ। क्लियर? तो इसके लिए हम देखते हैं कैसे क्या होता है। यानी कि ये सेल देख लिया आपने,
इस तरीके आपका, यानी कि 2 चेन इस तरीके की अगर हम डायरेक्टली देखें तो ये इस तरीके के बीच में ऐसा मान लेते हैं हम, इस प्रकार का आपका डीएनए है, ठीक। अगर सीधा सा हम डायरेक्टली मान ले तो अब ऐसा क्या है, यानी कि इसको दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड खोलने के लिए भी हमें कोई चाहिए। तो इसके बारे में पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन है पूरी तरीके से एंजाइम बेस्ड प्रोसेस है, पूरी तरीके से किस पर डिपेंड है, एंजाइम पर डिपेंड करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि डीएनए जो होता है उसका डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, यानी कि हमेशा जब डीएनए का फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखना, हमेशा जब डीएनए का फॉर्मेशन होगा तो ये मान लो इस डीएनए के अंदर इससे अगर कोई नया डीएनए जाएगा तो इसकी एक टेम्पलेट है आपका, एक जो इसकी चेन है वो वैसी की वैसी टेम्पलेट होगा, यानी कि एक पेरेंट आपका टेम्पलेट हम ये कह सकते हैं कि जो नया डीएनए बनेगा उसमें एक जो आपकी चेन होगी वो पूरी तरीके से हम ये कहेंगे पेरेंट की होगी, जबकि दूसरी एक नई चेन बनेगी वो क्या होगी, न्यूली सिंथेसाइज्ड होगी। यानी कि हमेशा हम ये कहेंगे कि हमेशा पेरेंटल कैरेक्टर्स आएंगे, यानी कि हाफ कैरेक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, पहले वाले डीएनए के होंगे। इस वजह से हम कहेंगे कि उसके आधे कैरेक्टर जो होंगे वो कंजर्व नेचर के होंगे, यानी कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर के, इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं डीएनए को। क्लियर। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। और कैसा होता है अब समझना, थोड़ा सा हम डायग्राम को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और अब डीएनए के रेप्लिकेशन को हम डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर कैसा डीएनए होता है एक्चुअल में। ये 2 चेन है आपकी, ठीक। ठीक, ये डीएनए की चेन है, इसको हमने खोल दिया है। जहां से डीएनए खुल जाता है स्टार्टिंग में, जहां से खुलता है उस वाले पार्ट को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। क्या कहते हैं इसको, रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं, ध्यान रखना है। तो इस वाले पार्ट को रेप्लिकेशन फोर्क कहा जाता है, अच्छे से याद रखना, एग्जाम में सभी चीजें पूछी जाती है आपसे। तो रेप्लिकेशन फोर्क वाला पार्ट है यहाँ पर, ये रेप्लिकेशन फोर्क होता है जहां से डीएनए खुलना शुरू होता है। कौन डीएनए को खोलने का काम करता है, डीएनए को खोलने का काम कौन करता है, पहले ये याद रख ले। पोलैरिटी इसमें कौन सी है, ये 3 से लेकर 5 प्राइम पोलैरिटी है, ये जो है आपकी 5 से लेकर 3 प्राइम पोलैरिटी है, ठीक। इस तरीके से आपका डीएनए है, ओके। हमेशा आपको याद रखना है, यानी कि डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है, पहली चीज यहाँ पर इन डीएनए को खोलने का काम कौन करता है, यहाँ पर खोलने वाला एंजाइम कौन होता है जो उसको खोलने का काम करता है, उसका नाम क्या है, अच्छे से याद रखना है, हेलिकेज। नाम क्या होता है, हेलिकेज एंजाइम। तो हेलिकेज जो होता है वो डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर उसको खोलने का काम करता है। डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन करता है, हेलिकेज एंजाइम करता है, याद रख लेना अच्छे से, एग्जाम में यही पूछा जाता है सिंपल सा। तो हेलिकेज जो है वो क्या करता है, डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर इस तरीके से शुरुआत में खोलने का काम करता है, ओके। अब इसके बाद में, क्योंकि जैसे हम किसी रस्सी को खोलते जाएंगे तो उसमें आगे क्या होने लग जाते हैं, और कोइलिंग बढ़ती जाती है। तो कोई ऐसा चाहिए हमें जो कोइलिंग को और आगे भी क्या करता जाए, खोलता जाए, उस कोइलिंग को आगे भी क्या कर सकता जाए, अनवाइंड करता जाए। तो इस वजह से यहाँ पर इस जगह पर इंपॉर्टेंट एंजाइम पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, याद रखना, इनको हम कहते हैं टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज, ये टोपोआइसोमरेज जो होता है इसका मेन काम क्या होता है, इस डीएनए की जो और कोइलिंग जो आ रही है उसको भी खोलना और साथ में धीरे धीरे डीएनए की कोइलिंग को खोलते जाना, यानी कि ये जो वापस से बाइंडिंग होती है उसको रोकने का काम करता है। टोपोआइसोमरेज का एक इंपॉर्टेंट एंजाइम, एक ग्रुप है टोपोआइसोमरेज, इसका एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसको हम कहते हैं डीएनए गायरेज। क्या कहते हैं इसको, डीएनए गायरेज कहते हैं। ये क्या करता है, कोइलिंग को अनवाइंड करने का काम करता है, क्लियर। तो डीएनए गायरेज इसके अंदर आपको याद रखना है। और क्या है आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, यानी कि साथ में ही अब और कई सारे एंजाइम्स जरूरी हैं। जैसे ही अब आपने खोल दिया है तो यहाँ पर आपको तुरंत यहाँ पर क्या करना है, इसको बनाना पड़ेगा, नए टेम्पलेट को बनाना पड़ेगा। तो इस 3 से 5 प्राइम में आपका क्या होगा, यानी कि अगली इसके अपोजिट डायरेक्शन में 5 से लेकर 3 प्राइम में आपका डीएनए बनना शुरू होगा। इस जगह से 5 से लेकर 3 प्राइम में डीएनए बनेगा और ये बनाने का काम कौन करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है आपका डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम होता है इसका, डीएनए पॉलीमरेज। और क्या कहते हैं इसको, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज।
डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्यों कहते हैं? क्योंकि डीएनए की एक चेन से वो क्या कर रहा है, एक टेम्पलेट से नया डीएनए की टेम्पलेट को बना रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ध्यान रखना, तो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो डीएनए को बनाने का काम करता है, यहाँ पर याद रखना है। तो ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए को बनाने का काम कर रहा है। यहाँ पर जो आपका मेन जो आपका होता है, ध्यान रखना, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है क्या करता है, बनाने का काम करता है। साथ में ही क्या चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो कोइलिंग हो गई है, इसको साथ में एक ऐसा एंजाइम या प्रोटीन भी चाहिए जो इसको क्या करे, बांध के रखे, इस तरीके से इन कोइलिंग को पकड़ के रखे, ताकि ओ डबल से कोइलिंग जहाँ से खुल चुकी है वहाँ पर ना हो। तो उसको करने का काम कौन करता है, एसएसबी प्रोटीन होता है, एसएसबी। क्लियर, एसएसबी प्रोटीन होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जिसे हम कहते हैं। तो एसएसबी प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, इसको बाइंड करने का काम करता है, इनको डबल से नहीं बाइंड होने देता है, यानी कि इनको रोकने का काम करता है। दो जो चेन खुल चुकी है उसको डबल से बाइंड नहीं होने देता है, ध्यान रखना, एसएसबी। क्लियर, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 से लेकर 3 प्राइम में डायरेक्शन में काम करता है। इस वजह से इस वाले स्ट्रैंड पर क्या होता है, लगातार क्या होती है, कंटीन्यूअस सिंथेसिस होती है। इस वाले एंड पर कंटीन्यूअस सिंथेसिस होती है, जो 3 से 5 प्राइम है हमारा, उस दर कंटीन्यूअस सिंथेसिस होती है। क्लियर, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, लीडिंग, यानी कि लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ध्यान रखना। इस वजह से इस स्ट्रैंड को क्या कहा जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। ओके, इस वजह से इस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। वहीं पर इधर साइड स्ट्रैंड जो आपका 5 से लेकर 3 प्राइम है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर डीएनए जो होता है वो प्रॉपर तरीके से उसको जगह नहीं मिल पाती, यानी कि वो कंटीन्यूअस सिंथेसिस नहीं कर पाता है। इस तरीके से धीरे धीरे क्या होती है, यानी कि डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस होती है। इस वजह से इस वाले इधर साइड क्या होती है, डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस होती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस। पहले वाला डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस होती है, यहाँ पर डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस होती है। और इस वाले स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इस वाले को क्या कहेंगे, लेगिंग स्ट्रैंड, ध्यान रखना है, लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं इस वाले स्ट्रैंड को। ओके, तो इधर साइड डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस होती है और इसको लेगिंग स्ट्रैंड हम कहते हैं। अब ये यहाँ पर डीएनए टुकड़ों टुकड़ों में बन रहा है, तो इस टुकड़े टुकड़े वाले डीएनए को जोड़ने वाले एंजाइम्स भी चाहिए ताकि इनको जोड़ पाए। तो बाद में इनको जोड़ने का काम कौन करते हैं, डीएनए के लाइगेज एंजाइम, यानी कि डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होते हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। तो ये आपके कौन है, डीएनए लाइगेज, ध्यान रखना। डीएनए लाइगेज इनको क्या करता है, ये डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी कहते हैं। ध्यान रखना, जो टुकड़े में हो रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी। साइंटिस्ट का नाम है ओकाजाकी, उन्होंने किया था इसलिए ओकाजाकी फ्रेगमेंट नाम दे दिया था इसको। तो इनको हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी इनको कहा जाता है। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये भी कई तरीके का होता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो क्या करता है, रिपेयरिंग का काम करवाता है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का इतना काम ज़्यादा है नहीं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है, ध्यान रखना, उसका मेन काम होता है डीएनए का रेप्लिकेशन करवाना। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होता है जो डीएनए का काम करता था। यहाँ पर क्या होगी, देखो बार बार सिंथेसिस रुक जाती है, तो कोई ऐसा चाहिए जो लगातार डायरेक्शन दे पाए इसको, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डायरेक्शन दे पाए कि आपको इस तरह से काम करना है। तो वो एंजाइम कौन होता है, आरएनए प्राइमर, हमारा आरएनए प्राइमेस कहते हैं या फिर आरएनए प्राइमर हम उनको कहते हैं। तो आरएनए प्राइमर जो होता है यहाँ पर क्या करता है, डायरेक्शन देने का काम करता है। ओके, क्लियर हुई ये सारी चीज़ें, समझ में आई क्या क्या है यहाँ पर। एक बार और शॉर्ट में समझ ले सारी चीज़ें क्या हुई है। यानी कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है पूरी तरीके से एंजाइम बेस्ड प्रोसेस होती है, ठीक। यानी कि यहाँ पर कौन डीएनए पॉलीमरेज, जैसे कि आपने देखा कि पहला डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो डीएनए को चेन को बनाने का काम करता है, नए टेम्पलेट को बनाने का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है। वहीं अगर हम बात करें, ये 5 से लेकर 3 प्राइम में डायरेक्शन में काम करता है, हमेशा ध्यान रखना है। लीडिंग स्ट्रैंड की अगर हम बात करें तो एक तरफ जो 3 से लेकर 5 प्राइम है वहाँ पर कंटीन्यूअस सिंथेसिस होती है, उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जबकि एक तरफ जो आपका 5 से 3 प्राइम है उधर डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस होती है और उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्लियर,
यहाँ पर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डीएनए बनता है जिनको हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, और बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है उनको जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर कितने प्रोटीन्स होते हैं? एक प्रोटीन ऐसा होता है जो बांधने का काम करता है कि जो धागा खुल चुका है वो डबल से क्या ना हो, उसके अंदर कोइलिंग ना हो, तो एसएसबी होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, वो उसको रोकने का काम करता है। टोपो आइसोमरेज जो होता है लगातार आगे खुलवाने का काम करता है, इन जो हेलिक्स है उसको खुलवाने का काम करता है, जिसका इंपॉर्टेंट एंजाइम है डीएनए गायरेज। और साथ में ध्यान रखना है हेलिकेस क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। ये जो हमारा जहां से डीएनए खुलता है पहला स्टार्टिंग में उसको हम रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं, और जहां से डीएनए बनना शुरू होता है उस पॉइंट को कहा जाता है ORI। ध्यान रखना, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसको कहते हैं। ORI पॉइंट कहा जाता है, ORI या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये ध्यान रखना, ऐसे ऐसे टर्म है जो आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? अब यहाँ पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं वो ध्यान रखना है थोड़ा सा। नीट के अंदर कैसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि डीएनए का जो सिंथेसिस है यानी कि रेप्लिकेशन है किस तरीके की प्रोसेस है, तो ध्यान रखना। पहला क्या पता चला? सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। सेमी कंजर्वेटिव यानी कि एक टेम्पलेट जो होगा हमेशा क्या होगा? पेरेंटल होगा, जबकि एक नया बनेगा, तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है, ध्यान रखना, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है। जबकि दूसरा है आपका कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, ध्यान रखना है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, यानी कि एक तरफ कंटिन्यूअस है और एक तरफ आपके क्या है? डिसकंटिन्यूअस होती है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखना, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब यहां से और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है जो आपसे पूछी जाती है। यहां तक आपको क्लियर है सारी चीजें? आपसे पूछा जाता है कि ये डीएनए जो होता है इसके अंदर कौन से ऐसे मटेरियल है या कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं। यानी कि यहाँ पर इतना एंजाइम, इतना डीएनए जो है उसके लिए सबस्ट्रेट की भी तो ज़रूरत होगी बनाने के लिए, उसकी चेन बनाने के लिए सबस्ट्रेट की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में आपके क्या ज़रूरत पड़ेगी? एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा कौन सा मटेरियल है या सब्सटेंस है जो एनर्जी और सबस्ट्रेट देने का काम करता है? तो इसके लिए अच्छे से याद रखना है DNTP। DNTP क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? अच्छे से याद रखना है आपका। DNTP क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ध्यान रखना है। DNTP जो होता है ये दो काम करता है यहाँ पर। एक तो सबस्ट्रेट जो होता है सबस्ट्रेट की तरह काम करता है डीएनए के, जब बनता है डीएनए तो उसमें सबस्ट्रेट की तरह काम करता है आपका DNTP, और साथ में ही एनर्जी का प्रोडक्शन का काम करता है, यानी कि एनर्जी देने का काम करता है। तो दो तरीके के ये काम करता है, एक तो सबस्ट्रेट की तरह काम करता है और एक एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो दो मेन फंक्शन है DNTP, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम के अंदर बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो याद रखना है आपको। वहीं अगर हम बात करें जैसे डीएनए है, अब डीएनए की प्रोसेस जो होती है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होती है। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो होती है काफ़ी तेज होती है। जैसे कि हम इकोलाई बैक्टीरिया का एग्जांपल ले तो उसके अंदर लगभग 18 मिनट के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो होती है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी से होती है। यानी कि उसके अंदर एक डीएनए जो होता है लगभग कितना, एक डीएनए के अंदर कितने होते हैं? उसमें 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर होते हैं। एस्चेरिया कोलाई के अंदर कितना होता है? 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर होते हैं। यानी कि ये आपका लगभग 18 मिनट में डीएनए वहाँ पर बन जाता है। इतनी तेज़ी से यहाँ पर आपके डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस सेल के अंदर होती है। तो काफ़ी ज़्यादा तेज तो होती है, साथ में तेज के साथ साथ कैसी होती है? इफेक्टिव होती है। यानी कि यहाँ पर बिल्कुल भी कोई गड़बड़ नहीं होती है। अगर कोई सी भी गड़बड़ आ जाती है, कोई सी भी गड़बड़ हो जाए तो ऐसे में क्या हो सकता है? म्यूटेशन हो सकता है, और म्यूटेशन अगर होगा तो उसका इफेक्ट जो है वो आपको नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेगा। इस वजह से डीएनए की रेप्लिकेशन प्रोसेस जो होती है ये कैसी है? इफेक्टिव तो है ही सही, बहुत तेज तो है ही, फास्ट तो है ही सही, इसके साथ कैसी है? बहुत ज़्यादा हम ये कहेंगे कि क्लियर इफेक्टिव प्रोसेस होती है जिसमें कोई गड़बड़ की हमें
संभावना नहीं रहती है। अगर गड़बड़ होगा तो ऐसे में कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, म्यूटेशन आ सकता है, म्यूटेशन की वजह से पॉलीप्लॉइडी हो सकती है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं या फिर हम ये कह दें कम हो सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे कि म्यूटेशन कैसे होता है। म्यूटेशन एक तो इस तरीके से भी होता है, यानी कि अगर डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम पर अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो ऐसे भी म्यूटेशन हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने डीएनए रेप्लिकेशन की सारी प्रोसेस जो है उसको अच्छे से हमने देख लिया। आई होप कि आपको जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो वो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करें, अगर शेयर यानी कि लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।